आरके विज्ञान पीजी कॉलेज कालाड़ में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार बालोटिया बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसमें जो व्यवहारवाद है उस व्यवहारवाद पर अपन चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद की जो मान्यता है, व्यवहारवाद के जो लक्षण है वो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, ये राजनीति विज्ञान के दो सिद्धांत है। परंपरागत राजनीति विज्ञान ये कल्पना पर आधारित है और आधुनिक राजनीति विज्ञान ये तथ्य पर आधारित है। लेकिन परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान है ये निरर्थक साबित हुई और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध को बचाने में यह असफल हुई। जब असफल हुई तो निश्चित तौर पर जब अमेरिका में, जो यूरोप में अमेरिका की जो शिकागो शहर को व्यवहारवादियों का एक गढ़ माना जाता है, उसमें उस गढ़ में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में राजनीति शास्त्रियों की अवहेलना कर दी गई। जब राजनीति शास्त्रियों की अवहेलना कर दी गई, उन्होंने ये सोचा कि अपने सिद्धांत में कहीं ना कहीं कमी है। इन कमियों को दूर करने के लिए उनको एक ऐसा सिद्धांत या अपने सिद्धांत में परिवर्तन करना अति आवश्यक हो गया है। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक नया सिद्धांत दिया, उसको अपन व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। व्यवहारवाद के जो जनक है उसमें चार्ल्स मेरियम है। तो चार्ल्स मेरियम ये कहते हैं कि चार्ल्स मेरियम परंपरावादी सिद्धांत को निरर्थक और एक गौण सिद्धांत बताया। उसी प्रकार जो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को श्रेष्ठ बनाने के लिए आठ मान्यता दी गई। उन 8 मान्यताओं में नियमितता, समग्रता, विशुद्ध विज्ञान, तो ये इस प्रकार की मान्यता दी गई। अंतःशास्त्रीय उपागम, इनका अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है क्या, उसके बारे में अपन उसको एक बार पुनः उसको रिपीट कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद क्या है। ये दार्शनिक, परंपरावादी और मूल्य सापेक्ष का विरोधी आंदोलन है। इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं ये दार्शनिक जो दर्शन विद्या से संबंधित है और परंपरागत जो पुरानी परंपराओं से संबंधित है और सापेक्ष जो मूल्य से संबंधित है, संस्कारों से संबंधित है, रीति रिवाजों से संबंधित है। उनका विरोध में जिस विचारधारा का उदय हुआ, जिस सिद्धांत का विकास हुआ वो व्यवहारवाद है। उसी प्रकार अंतःशास्त्रीय उपागम को बढ़ावा देना। व्यवहारवादियों ने ये कहा कि राजनीति शास्त्र के साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं जैसे इतिहास, नीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, उनमें से संबंध स्थापित करें और से संबंध स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें की बातों को अपनाने के बाद में राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान होगा। और शुद्ध विज्ञान कब होगा, उसमें तथ्य और तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। तथ्य और तकनीक के माध्यम से उसमें अनुभव होना चाहिए। जब अनुभव मिल गया तो एक सिद्धांत का निर्माण होगा। जब सिद्धांत का निर्माण होगा तो अपन उसमें आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान क्या है, उसका जो तीसरा पॉइंट है राजनीति में जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उन राजनीतिक घटनाओं का जो उत्तरदायी कारण है उसको ढूंढने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। राजनीति में जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटनाएं किस कारण से घटित होती हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव में एक पार्टी हारती है और एक पार्टी जीतती है। जब जीतने के पीछे उसने कौन से एजेंडे, कौन से कार्यक्रम, कौन से नियमों को फॉलो किया, उन नियमों का अध्ययन करके भविष्य में अपन को हार का सामना ना करना पड़े, इसी प्रकार के नियमों को फिर फॉलो करते हैं। और जो सरकारें हार जाती हैं या जो दल हार जाते हैं वो उस पर आत्मचिंतन करते हैं कि अपन में ये कमी रह गई, इस कमी को ध्यान में रखकर भविष्य में उस प्रकार की गलती दोबारा ना दोहराए, उस गलती का परित्याग कर देते हैं। और इसी प्रकार राजनीति विज्ञान में ये भी था कि राजनीति विज्ञान में तथ्यात्मक और नई तकनीकी का सहारा लेकर राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास किया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि राजनीति विज्ञान यही है जो एक
शैक्षणिक आंदोलन है, बौद्धिक व्यक्तियों का एक शैक्षणिक आंदोलन है जो परंपरावादियों के विरुद्ध एक क्रांति है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब इनकी अवहेलना कर दी गई तो उन्होंने अपने सिद्धांत में या अपने विषय में कुछ ऐसा नया जोड़ा, और वो जोड़ा क्या है, वो क्या जोड़े, तथ्य और तकनीक, तथ्य और तकनीक और अनुभव, इन तीनों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को, इन तीनों के माध्यम से तथ्य, तकनीक और अनुभव, इन तीनों के माध्यम से राजनीति विज्ञान का एक सिद्धांत प्रतिपादन करना चाहते हैं। और सिद्धांत के माध्यम से वो सिद्धांत कब होगा, जब उसमें एकरूपता होगी। जब एकरूपता होगी तो उसमें अपन आसानी से एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। जब सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं और उसमें अपन भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, और भविष्यवाणी करेंगे तो प्योर विज्ञान हो जाएगा। ये राजनीति विज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अब डेविड ईस्टन के द्वारा इसकी जो 8 मान्यताएं दी गई हैं वो देखिए, वो इस प्रकार से है। तो डेविड ईस्टन ने जो पहली मान्यता दी, पहला लक्षण दिया वो नियमितता है। नियमितता में ये कहा कि मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा। जब सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा तो उसमें एकरूपता खोजी जाएगी। जब एकरूपता उसमें खोजी जाएगी, जब एकरूपता मिल जाएगी, जब एकरूपता मिलने के बाद में सिद्धांत का निर्माण होगा। जब सिद्धांत का निर्माण होगा तो एक निश्चित सिद्धांत बन गया। जब सिद्धांत बनने के बाद में राजनीति में अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब भविष्यवाणी करेंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यवहारवाद है, निश्चित तौर पर जो व्यवहारवाद है शुद्ध विज्ञान हो जाएगा, शुद्ध राजनीतिक विज्ञान बन जाएगा। कहने का अभिप्राय यही है कि जो नियमितता है, रेगुलरिटी अगर किसी सिद्धांत में है तो वो मानव व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे। जब मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उसमें मानव व्यवहार में एकरूपता होगी। जब मानव व्यवहार में एकरूपता होगी तो एक सिद्धांत का निर्माण करेंगे। जब सिद्धांत का निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा राजनीति में। जब राजनीति में सब प्लेटफॉर्म मिल गया तो राजनीति में अपन आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब भविष्यवाणी होगी तो राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में ला सकते हैं। हम उसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ईस्टन के अनुसार मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करने पर उसमें एकरूपता खोजी जा सकती है। मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करने में उसमें एकरूपता खोजी जा सकती है। जब एकरूपता खोजी जा सकती है, यदि इन नियमितताओं को समझ लिया जाए और इन नियमितताओं को समझ लिया जाए तो राजनीति में सिद्धांत का निर्माण होगा। जब राजनीति में सिद्धांत का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर उस सिद्धांत निर्माण के आधार पर उसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं। और डेविड ईस्टन की जो पहली मान्यता यही है कि मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करें। सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद उसमें एकरूपता खोजने के बाद में राजनीति में सिद्धांत का निर्माण करें। जब राजनीति में सिद्धांत का निर्माण हो जाता है तो उसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं। और जब भविष्यवाणी करेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीति का जो व्यवहारवाद आगामी शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। उसकी दूसरी जो विशेषता है वो देखें, या जो दूसरी सत्यापन, दूसरी विशेषता सत्यापन। सत्यापन का अभिप्राय है कि राजनीति विज्ञान में जो डेविड ईस्टन ने जो इसकी जो दूसरी मान्यता है, दूसरा जो लक्षण दिया गया उसमें ये कहा कि राजनीति शास्त्र में
जो सिद्धांत लेते हैं या जो भी सामग्री है, जो भी तथ्य उसमें लेते हैं वो सत्यापित होना चाहिए। ऐसी सामग्री ना हो जो राजनीति विज्ञान को शुद्ध राजनीति विज्ञान की श्रेणी से परे कर दे, उसको अलग कर दे। तो राजनीति विज्ञान में जो सत्यापन है, सत्यापित चीजों का ही, सत्यापित वस्तुओं का ही संग्रह करें, जैसे तथ्य, तकनीक और राजनीति को, राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने के जो सहायक सामग्री है उन सहायक सामग्री का ही प्रयोग करें। तो कहना मतलब राजनीति शास्त्रियों के द्वारा जो भी सामग्री ली जाती है उसको पहले जांचा परखा जाए, जांचा परखने के बाद में ही उसको इस विषय में शामिल करना चाहिए। जब इस विषय में शामिल हो जाता है और जो उसमें जो प्योरिटी आ जाती है और जब प्योरिटी आने के बाद वो सिद्धांत निर्माण में सहायक हो जाएगा, जब सहायक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो राजनीति विज्ञान को शुद्ध राजनीति विज्ञान कसौटी में ला देगा। तो कहना है राजनीति विज्ञान में जो भी सामग्री, जो भी तथ्य है, जो भी आंकड़े लिए जाते हैं वो पहले ही सत्यापित होने चाहिए, ये डेविड स्टर्न महोदय ने कहा है। उसके बाद में मात्रात्मक और परिमाणात्मक सिद्धांत, मात्रात्मक और तत्वों का समावेश मात्रात्मक और परिमाणात्मक है ना। तो कहने का मतलब तो कहना मतलब और ये मात्रात्मक है और ये परिमाणात्मक है, तत्वों का समावेश कभी कभार हो जाता है। तो डेविड स्टर्न ने जो राजनीति विज्ञान का जो सिद्धांत है उसमें जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, उस व्यवहारवादी सिद्धांत में उसकी जो तीसरा जो लक्षण है या तीसरी जो मान्यता है या तीसरी विशेषता वो देखो मात्रात्मक, मात्रा के आधार पर क्वांटिटी, और परिमाणात्मक परमाणु जिसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, और ये मात्रात्मक में ये गुणात्मक भी कह सकते हैं इसको। और गुणों को, मनुष्य के गुणों को अपन माप तो नहीं सकते। मनुष्य के जो गुण है, मनुष्य के गुणों को अपन माप तो नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के गुणों में या मनुष्य के मन में, मन विचारशील है, मन चंचल है। जब चंचल है तो निश्चित तौर पर वो परिवर्तन है। तो अपन यही कह सकते हैं कि जो मात्रात्मक क्वांटिटी है उसको माप कर सकते हैं। डेविड स्टर्न ने भी मात्रात्मक सिद्धांत पर ही ज्यादा बल दिया है। तो कहना था मात्रात्मक और गुणात्मक सिद्धांतों का समावेश हो, लेकिन मात्रात्मक और परिमाणात्मक या गुणात्मक सिद्धांतों में से ज्यादा मात्रात्मक जिसको अपन माप सके उसको बल दिया। तो अपन उसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि स्टर्न का मानना है कि राजनीति में शोध संकलित सामग्री मात्रात्मक होनी चाहिए ताकि उसका माप तोल किया जा सके, क्योंकि गुणात्मक सामग्री के आधार पर शोध निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। तो कहना वाले इसमें माप तोल कर सकते हैं, इसमें माप तोल नहीं कर सकते हैं, इसमें निष्कर्ष अपन आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर निकालते तो है, लेकिन वह बहुत ही कठिन कार्य है। उसके बाद में अरस्तु ने तकनीक, अरस्तु मौजूद नहीं है, बार बार अरस्तु, ये आपके जो दूसरी बुक्स है, जो दूसरा पेपर है उसमें सेकंड बुक उसमें अरस्तु आएगा, लेकिन इससे पहले आज अपन डेविड स्टर्न ही पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जो दूसरी विशेषता, दूसरा लक्षण बताया, उन्होंने तकनीक परिविधि
और प्रौद्योगिकी। इस सिद्धांत इस लक्षण पर बल दिया तकनीकी। डेविड स्टर्न ने नई तकनीक का सहारा लेकर राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में लाने पर उतारू है। परिविधि ऐसे नियम ऐसा प्रयोजन करे, ऐसा प्रैक्टिकल करे जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो प्योर राजनीति विज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा। और प्रौद्योगिकी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी इस प्रकार की तकनीकी आ जाए, इस प्रकार की सूचनाएं आ जाए जिससे कि राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में हो जाए। तो कहने का मतलब नए तकनीकी, नए तथ्य और नए नियम कानून कायदों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को शुद्ध राजनीति विज्ञान की श्रेणी में नई तकनीकी का तथ्य के साथ साथ अनुभव का सहारा लेकर राजनीति विज्ञान को शुद्ध राजनीति विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहता है। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान को इस प्रकार से परिभाषित किया तकनीकी को। राजनीतिक शोध वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक के द्वारा किए जाने वाले जिसमें शोध के निष्कर्ष अधिक शुद्ध और विश्वास पर खरे उतरने वाले हो। उसके बाद में व्यवस्थीकरण और क्रमबद्ध। अगला पॉइंट है व्यवस्थीकरण और क्रमबद्ध। डेविड स्टर्न ने कि जो अगला सिद्धांत जो लक्षण दिया है व्यवस्थीकरण होना चाहिए। और जो डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उनकी जो सहायक सामग्री है, उस सहायक सामग्री को या राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए बाकी जो अन्य विकल्प है उनका सबसे पहले चयन करे, व्यवस्थाएं करे, जिस प्रकार से एक व्यवस्थित एक प्लानिंग पहले पूर्व में योजना प्रतिपादित कर ले और जब प्लानिंग हो जाए और उस प्लानिंग के अनुसार ही उस कार्य का निष्पादन करे। उसका जब प्लानिंग के अनुसार अगर कार्य होगा तो निश्चित तौर पर राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है शुद्ध राजनीति विज्ञान की श्रेणी में आएगा। तो इसमें यह बताया गया कि शोध कार्यक्रम क्रमबद्ध होने चाहिए, जैसे समस्या का चयन, तकनीकी परिविधि का सत्यापन, तथ्यों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और सिद्धांत निर्माण। ये सभी राजनीति में एक प्लानिंग के अनुसार एक योजनाबद्ध तरीके से हो सकते हैं। जब प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीके से होगा, व्यवस्थीकरण होगा, तो निश्चित तौर पर राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो शुद्ध राजनीति विज्ञान बन जाएगा, जिसमें अपन आसानी से उसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसका तीसरा पॉइंट है मूल्य निरपेक्षता। मूल्य निरपेक्षता मूल्य निरपेक्षता से यही है कि डेविड स्टर्न ने मूल्य सापेक्ष पर बल नहीं देते। डेविड स्टर्न मूल्य सापेक्ष पर बल नहीं देते। उन्होंने जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनका परित्याग कर दिया है। जितने भी पुराने सिस्टम है और कहने का अभिप्राय यह है कि पुरानी परंपरागत जो सिद्धांत है उनका परित्याग कर दिया है और उन्हें मूल्य निरपेक्षता यहाँ पर तथ्य और तकनीक और तथ्य और तकनीक का सहारा लेकर
पूर्व ग्रह या निजी व्यक्तियों की जो विचार है उनको इस सिद्धांत में कहीं पे भी जगह नहीं दी जाती है। पूर्व ग्रह यानी पूर्व में जो सुझाव दिए गए वो और ऐसे पुराने विचारों को मूल्य निरपेक्षता में कहीं पे भी जगह नहीं देते हैं। निजी जो सुझाव होते हैं उनको जगह नहीं देते हैं, बल्कि इसमें तथ्य और तकनीकी के माध्यम से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद उपागम में उसको सुख विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते। उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट विशेषता है, नेक्स्ट लक्षण वो देखिए, समग्रता, व्यापकता। समग्रता, इसको अपन व्यापकता भी कह सकते हैं। राजनीति विज्ञान राजनीति तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति आर्थिक भी होनी चाहिए, सामाजिक भी होनी चाहिए और धार्मिक भी होनी चाहिए। ये राजनीति विज्ञान आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो, धार्मिक भी हो। तो ये राजनीति विज्ञान के बहुत से विकल्प हैं जिनको डेविड स्टर्न ने समावित किया है। व्यापकता, राजनीति विज्ञान के साथ साथ धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी बिंदुओं को साथ लेकर चलता है। तो कहना मतलब राजनीति विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो अन्य शास्त्रीय उपागम है, अन्य राजनीति शास्त्र के समाज विज्ञान के जो विषय है उनको भी शामिल करने के पक्ष में है, तभी राजनीति विज्ञान आगे की ओर अग्रसर हो सकती है। उसके बाद में अगला सिद्धांत है विशुद्ध विज्ञान। इसके बाद में डेविड स्टर्न ने जो अगली मान्यता दी है, अगला जो लक्षण बताया है वो विशुद्ध विज्ञान। डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद उपागम है उसको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नई तकनीक और तथ्य और अनुभवों का सहारा लेकर इसमें समग्रता, व्यापकता और सत्यनिष्ठता का पुट इसमें शामिल किया है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि राजनीति विज्ञान अगर का जो व्यवहारवादी उपागम है डेविड स्टर्न के द्वारा जो प्रतिपादित है वो भविष्यवाणी कब करेगा, जब उसमें नियमितता होगी, समग्रता होगी, व्यापकता होगी, क्रमबद्धीकरण होगा, मूल्य निरपेक्षता होगी। ये सभी पहलू होने के बाद में एक प्लानिंग के अनुसार उसमें कार्य किया जाएगा। जब प्लानिंग के अनुसार कार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अपने ये कह सकते हैं उसमें तथ्य और जो राजनीति विज्ञान में जो सहायक सामग्री ली जाती है वो विश्वास पर खरे उतरने वाले होने चाहिए, और जब विश्वास पर खरे उतरेंगे तो निश्चित तौर पर उसको राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी उपागम है उसमें अपना लेंगे। जब अपनाने के बाद में राजनीति विज्ञान का प्रयोग करेंगे उसमें तथ्य और अनुभव और तकनीकी के माध्यम से, तो राजनीति विज्ञान में अपन आसानी से एक सिद्धांत का निर्माण करेंगे। जब सिद्धांत का निर्माण करेंगे तो राजनीति विज्ञान में अपन किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी कर सकेंगे, जिस प्रकार से वर्तमान में प्योर विज्ञान है और प्योर विज्ञान जिसे H2O है, हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक मिलकर जल बनता है, उसी प्रकार राजनीति में ये सभी बिंदु होंगे तो राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान होगा। तो डेविड स्टर्न ने ये 8 प्रकार की मान्यता दी गई है। इसके बाद में हम ये कहेंगे कि व्यवहारवाद में भारतीय या इतिहास को या संसार को क्या दिया वो देखते हैं क्या है। इससे पहले अपन ये बताएंगे कि जो राजनीति विज्ञान में डेविड स्टर्न के द्वारा 8 मान्यता दी गई है, लेकिन राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, संसार को क्या दिया है, इससे पहले डेविड स्टर्न के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत व्यवहारवादी उपागम है
अच्छाई के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। अगर कमियां नहीं होगी तो अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई राज्य की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है तो वह मनुष्य है, लेकिन जिस व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं है, समाज की आवश्यकता नहीं है और किसी व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं है, समाज की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता है या फिर पशु है। तो कहने का मतलब अपने यह कह सकते हैं राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो निश्चित तौर पर फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं। इसी प्रकार डेविड स्टिल ने यह कहा, डेविड स्टिल के जो प्रतिपादित जो सिद्धांत था राजनीति विज्ञान में, जो व्यवहारवादी उपागम का जो सिद्धांत है, उसमें जो कमियां दी गई वो कमियां देखे अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना। पहला आलोचना क्या है, पहली डेविड स्टिल के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत की पहले आलोचना की अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना। आलोचनाएं देखें, पहले आलोचना देखें अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना। ये चलता नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना। व्यवहारवादी अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना व्यवहारवादी जो उपागम है, उस व्यवहारवादी उपागम में डेविड स्टिल ने अनेक पद्धतियों का, अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे गणितीय पद्धति के साथ साथ उन्होंने अनेक शब्दावलियों का इस्तेमाल किया। कहना वाला राजनीति विज्ञान को प्योर विज्ञान बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अनेक शब्दावलियों का, अनेक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह सिद्धांत आम आदमी की समझ में नहीं आ पाएगा। जब आम आदमी या सामान्य आदमी के समझ में नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर यह एक अधूरा सिद्धांत उसको माना जाएगा। इसके बाद में राजनीति में जो व्यवहारवाद उपागम है उसमें एक विद्वान इसकी आलोचना करने में उन्होंने कहा, जो विद्वान का नाम है एस.पी. वर्मा। उन्होंने कहा डेविड स्टिल ने अत्यधिक पूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, मात्र पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद में उसने दूसरी आलोचना अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने में असफल। भाई राजनीति विज्ञान कभी भी विशुद्ध विज्ञान नहीं बन सकता है, शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है। अगर विशुद्ध विज्ञान होगा तो उसके लिए अपन को बहुत सी रिसर्च करने होंगे। जो दूसरी ये कह रहे थे अपन कि राजनीति जो विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी उपागम है, व्यवहारवादी उपागम में ये कहा गया राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में डेविड स्टिल ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन वास्तविकता में राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें तथ्य आंकड़े यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है। ये एक कृत्रिम विज्ञान की श्रेणी में अपन इसको ला सकते हैं और प्राकृतिक विज्ञान जो प्योर विज्ञान होता है, इसलिए भी एक आलोचना का कारण बना है। इसके बाद में इसके जो तीसरा कारण है वो यह है कि मानव व्यवहार का निश्चित मापन संभव नहीं है। उसने ये कहा कि मानव व्यवहार का मापन निश्चित नहीं है। उसने बताया था कि मात्रात्मक और गुणात्मक कभी भी मनुष्य के जो विचार है उसमें मनुष्य के मन में उठने वाले विचारों को माप नहीं कर सकते हैं, ऐसा होगा, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है तो निश्चित तौर पर अपने ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में माप संभव नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर अपने ये कह सकते हैं, जैसे अपने सरपंचों के स्थानीय निकाय में सरपंचों के चुनाव होते हैं, जब सरपंचों के चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत से कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। जब कैंडिडेट खड़े होने के बाद में हर
कैंडिडेट हर मतदाता के पास पहुंचता है, उसको लालच प्रलोभन देता है, और मतदाता जो स्वार्थी मतदाता होता है या अपने वोट को बेच देता है, तो निश्चित तौर पर वो हर कैंडिडेट से कुछ ना कुछ लालच के तौर पर दान दक्षिणा के रूप में वो ले लेता है। लेकिन फिर भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं, हो सकता है सभी से ले लिया, लेकिन वो ये निश्चित नहीं है कि वो किसको मत देगा। तो कहने का अभिप्राय ये कह सकते हैं कि मनुष्य में जो उठने वाले विचार हैं, मनुष्य की जो मनोदशा है, वो परिवर्तनशील है, उसको मापतोल नहीं कर सकते हैं, उसमें अपन आकलन नहीं कर सकते हैं, अपन ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट देगा। तो ये भी एक आलोचना का कारण बना है। अगला कारण आलोचना का कारण यह है कि व्यवहारवादी यथास्थिति के समर्थन में समकालीन समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सके। वर्तमान में जो चल रहा है, उसकी ओर तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो समकालीन है, जो आने वाला है या जो भविष्य में है, ये जस्ट है, उसके बारे में कुछ ध्यान ही नहीं दिया। कहने का मतलब आलोचना का यथास्थिति की ओर तो ध्यान खूब दिया, खूब दौड़ लगाई, लेकिन समकालीन परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये भी एक आलोचना का कारण है, क्योंकि भविष्य निर्धारण करने के लिए वक्त और समय के साथ साथ अपन को चलना पड़ता है। वक्त और समय की नजाकत को देखते हुए अपन को आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार डेविड ह्यूस्टन भी आलोचना, डेविड ह्यूस्टन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की जाती है वक्त और समय के साथ वक्त की नजाकत को देखते हुए आगे नहीं बढ़े। वो इस प्रकार से रेस लगाए कि इसमें जो मूल्य थे, मूल्य को तो छोड़ ही दिए, समाज के बारे में अध्ययन करना तो छोड़ ही दिए। ये भी एक आलोचना का कारण बनता है। उसके नेक्स्ट बात अगली आलोचना यह है कि उन्होंने तथ्य और तकनीकी के पीछे इस प्रकार की दौड़ लगाई कि राजनीति शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य भूल गए। उन्हें तथ्य और तकनीकी के बारे में इस प्रकार से दौड़ लगाई, इस तरह से दौड़ लगाई कि जो राजनीति का जो मूल लक्ष्य है, मूल उद्देश्य है, उसके बारे में भूल गए। तो कहने वाला राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी उपक्रम है, सार्थक तो है, लेकिन डेविड ह्यूस्टन ने अनावश्यक इस पर भार डाल दिया, और इस प्रकार से जो राजनीति सिद्धांत के जो सिद्धांत हैं, जो राजनीति में जिस बारे में अध्ययन करना चाहिए, उन पहलुओं के बारे में तो उन्होंने अध्ययन किया नहीं, और बाकी विषय पर उन्होंने अध्ययन किया, और इस प्रकार की दौड़ लगाई कि राजनीति के जो वास्तविक पहलू है वो छोड़ दिया। इसकी अगली जो आलोचना यह है कि अत्यधिक खर्चीली पद्धति भी बताई गई है। जो राजनीति शास्त्र का जो व्यवहारवादी उपागम है, उस व्यवहारवादी उपागम में डेविड ह्यूस्टन ने उन्होंने ये कहा कि तथ्य, अनुभव, तकनीकी, इनके माध्यम से राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाया जाए, जबकि इन पर खर्चा बहुत अनावश्यक होता है, बहुत अधिक होता है, और जब अनावश्यक होता है तो ये आम आदमी उस भार को सहन नहीं कर पाता है। तो कहने का अभिप्राय ये कह सकते हैं इस सिद्धांत में कुछ कमियां रही। वो कमियां डेविड ह्यूस्टन उन कमियों को भी आगे चलकर माना, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने फिर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसी सिद्धांत का विरोध करके एक वैचारिक आंदोलन बताया उसको, और उस वैचारिक आंदोलन का नाम उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले इस सिद्धांत की आलोचना के बाद में डेविड ह्यूस्टन ने व्यवहारवादी उपागम, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, इस व्यवहारवादी सिद्धांत को, इस सृष्टि को, इस संसार को क्या दिया वो देखे, या व्यवहारवादी सिद्धांत की क्या देन है वो देखे। राजनीति शास्त्र में सिद्धांत निर्माण की शुरुआत करना। व्यवहारवादी उपागम में यह हुआ कि राजनीति शास्त्र में सिद्धांत निर्माण का विस्तार हो गया, सिद्धांत का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। सिद्धांतों का पहले सिद्धांत नहीं थे, व्यवस्थित नहीं थे, क्रमबद्ध नहीं थे, सत्यापित नहीं थे, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया था,
और समग्रता नहीं थी, मूल्य निरपेक्ष नहीं थे, मूल्य सापेक्ष थे, ओनली कल्पनाओं पर वो सिद्धांत आधारित थे, नैतिकताओं पर आधारित थे। लेकिन जो डेविड ह्यूस्टन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था व्यवहारवादी, उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता का पुट मिलता है, जिससे कि अपन आसानी से उस सिद्धांत या उस आकलन तक जा सकते हैं जिस आकलन तक अपन कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत दिया, दूसरा जो व्यवहारवादी उपागम के द्वारा इसे राजनीति को कुछ दिया, वो देखें। अंतःशास्त्रीय उपागम व्यवहारवादी जो डेविड ह्यूस्टन ने यह भी कहा कि अंतःशास्त्रीय उपागम से अभिप्राय है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, अन्य जो राजनीति विज्ञान के जो समाजशास्त्र के विषय हैं, उनसे क्या संबंध है, क्या संबंध है या उनसे क्या कलेक्ट किया है या क्या ग्रहण किया है, इनके बारे में अपन ये कह सकते हैं अंतःशास्त्रीय उपागम राजनीति विज्ञान का अन्य समाजशास्त्रों से जो संबंध है और संबंध होने के नाते उनसे जो बातें को कलेक्ट किया, जो ग्रहण किया, ये राजनीति विज्ञान का एक उपागम बन गया। यानी कि राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद कुछ देता है। उसके बाद में अनुभविकता, अनुभव को अपन कलेक्ट करें। व्यवहारवादी से अनुभव जो सीनियरिटी है, अनुभव के आधार पर अपन किसी भी कार्य को अपन सफलता से हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपने जो भारत देश की जो परंपरा होती है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, जहाँ पर संयुक्त परिवार होता है, जहाँ पर बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं, और जहाँ पर एकल परिवार होते हैं। आजकल ये सबसे बड़ी अवगुण हो गया कि एकल परिवार होते जा रहे हैं और बच्चों में संस्कार नाम की कुछ चीज ही नहीं है, संस्कार होते नहीं है। तो कहने का अनुभव के आधार पर जो अपने दादा दादी या अपने माता पिता के द्वारा या अपने भाई के द्वारा या जो सामूहिकता की जो विचार आते हैं वो संयुक्त परिवार में आते हैं, और राजनीति में भी जो अनुभव के आधार पर राजनीति में जो व्यवहारवादी उपागम में राजनीति कुछ दे पाया। उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं मूल्य निरपेक्षता। उसमें व्यवहारवाद में मूल्य सापेक्षता पर बल नहीं दिया गया, जबकि मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया गया। इसमें मूल्य निरपेक्षता से अभिप्राय यही था कि इसमें जो पुरानी परंपराएं हैं या गलत परंपराएं हैं उनको जगह नहीं दी गई, और अच्छे परंपराएं, अच्छे रीति रिवाज है, उन नियमों का एक ऐसा नियम बना, एक ऐसे समूह बना दिया जिसको अपन कह सकते हैं सिद्धांत निर्माण। और वो सिद्धांत निर्माण अनुभव के आधार पर, तथ्य के आधार पर राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने में कुछ हद तक सहायक भी हुआ है। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना। राजनीतिक व्यवहार जो मनुष्य का जो व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो राजनीति में मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका केंद्र बिंदु स्थापित कर दिया गया है। जब केंद्र बिंदु स्थापित कर दिया तो निश्चित तौर पर राजनीति का कोई एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उसके बाद में जो डेविड ह्यूस्टन ने के द्वारा जो व्यवहारवादी उपागम के द्वारा राजनीति शास्त्र को जो और दिया, वो देखे राजनीति शास्त्र अध्ययन को यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सबसे सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति के द्वारा ही राजनीति विज्ञान में जो डेविड ह्यूस्टन के द्वारा जो व्यवहारवादी उपागम है, उसमें यथार्थवाद उपागम का प्रतिपादन किया गया। और यथार्थवाद उपागम है क्या? जो वास्तविकता में, हकीकत में जो मनुष्य जगत पे लागू होते हैं, और जब मनुष्य जगत में लागू होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके अन्य विकल्प नहीं जोड़े गए, और हकीकत में राजनीति विज्ञान राजनीति है। यह तय डेविड ह्यूस्टन के द्वारा जो व्यवहारवादी उपागम है ये तय करता है। तो निश्चित तौर पर आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। इससे पहले मैं एक बार फिर उन्हें ये कहता हूँ कि जो व्यवहारवादी उपागम है, आपके जो पेपर होगा उस पेपर में कम से कम 20 नंबर का हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्यवहारवादी उपागम क्या है, व्यवहारवादी उपागम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आज का लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।